नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जो किसान आंदोलन से रिलेटेड या इन अराजक तत्वों से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हैं, वो मैं दे नहीं पाया। कोशिश करेंगे आज रात तक कम से कम एक अपडेट उन पर भी दिया जाए। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों की जो लीडरशिप है, वो कोशिश कर रही है कि जहाँ-जहाँ उनका जनाधार थोड़ा कमज़ोर हुआ है, उसको मजबूत किया जाए। और ये कैसे किया जाता है? आप उस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनको एड्रेस करते हैं और ज़ाहिर है, आप किसी को नशेड़ी कह कर के, कबाबी कह कर के या दूसरी गालियाँ दे कर के तो आप किसी के वोट हासिल कर नहीं सकते हैं। पर 2-3 दिन पहले जब राहुल गांधी काशी में थे, तो उन्होंने यही काम किया। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है और उस वीडियो पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में थे, तो उन्होंने खुल कर के जवाब दिया और राहुल गांधी की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की। सुनते हैं पहले कि राहुल गांधी ने क्या कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया है उनको। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। यूपी का भविष्य आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई बारात चढ़ती है, जब चढ़त होती है, ये ट्रेंड है, ये एक परंपरा है। अब वो शराब पीते हैं, नहीं पीते हैं या खुशी में या दूल्हे के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं और बारात जब जब चढ़त होती है तो ज़ाहिर है सड़कों से निकलेगी, खेतों से तो निकलेगी नहीं और उसमें डांस भी होते हैं, मस्तियाँ भी होती हैं, चुहलबाजी भी होती है, सब काम होते हैं। या तो राहुल गांधी अल्पज्ञानी हैं या इनको जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, यानी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपराएँ हैं, जो तौर तरीके हैं, बारात निकलने के, नृत्य करने के, मस्ती में चुहलबाजी करने के, उनकी बिल्कुल रत्ती भर समझ ही नहीं है। या चलिए मैं कहता हूँ कि जो आजकल के नौजवान हैं, उनमें कुछ अगर दूल्हे के दोस्त हैं, संगी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वो थोड़ा बहुत अगर सेवन कर भी लेते हैं और मस्ती कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है भई? आप पूरे राज्य के भविष्य शब्द का प्रयोग करके उनको आप गाली कैसे दे सकते हैं? या पूरे यूपी के युवाओं को ही आप नशेड़ी कैसे बता सकते हैं? ये एक्चुअल में मैं पहले भी कहता रहा अपने वीडियोज़ में कि जो राजनीति में होता है उसको कुछ बेसिक समझ होनी चाहिए। कितना बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब किस मुद्दे पर बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना है। लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह कर के मणिपुर से लेकर के और महाराष्ट्र तक के टूर पर हैं और आप किस-किस तरह के बयान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि काशी में थे शुक्रवार को और उन्होंने इनके इस बयान पर बहुत करारा जवाब दिया है। जवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं
काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। इस तरह की हरकतें, इस तरह के बयान वही दे सकता है जिसको रत्ती भर भी राजनीति की समझ नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी का बयान है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सधा हुआ, सुलझा हुआ ये वक्तव्य है जिसमें वो यूपी के भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को शिखर पर ले जाने के लिए जुटा हुआ है, पूरे मनोयोग से। अभी जब ये अमेठी के दौरे पर थे, इनका एक और बयान आया और बेहद चौंकाने वाला। सुन लीजिए, आप भी चौंकेंगे। सब भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से आप अपेक्षा करते हैं कि वो इस तरह की हंसते हुए बद्दुआएं दे किसी को कि सब भूखे मर जाएंगे? और जिस समय इस देश में कोविड काल चल रहा था, पूरी दुनिया में कोविड की सुनामी चल रही थी, लोग काल के ग्रास में समा रहे थे, उस समय ये कुछ तथाकथित अर्थवेत्ताओं के साथ एक इंटरव्यू की सीरीज चला रहे थे और देश में एक दहशत का और असुरक्षा का वातावरण बनाने की चेष्टा में थे। उस समय ये कह रहे थे कि ऐसी आर्थिक सुनामी आएगी कि नौजवान जिनके हाथों में रोजगार है, उनके रोजगार छिन जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। तमाम ऐसे अवसरों पर जब जीएसटी लागू किया गया तब भी, जब विमुद्रीकरण किया गया तब भी, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया उस समय भी, इसके अलावा गलवान घाटी हो, डोकलाम हो, जब स्टैंड ऑफ था चाइना की फौज के सामने हमारी फौज का, उस समय भी इनके बयान और इनकी जो कुल मिलाकर के अप्रोच थी, जरा उसका अध्ययन करिए तो समझ में आता है कि ये देश के साथ नहीं खड़े थे। ये समाज में और देश में एक असुरक्षा का भाव पैदा करने की चेष्टा कर रहे थे। और मैं कई बार सोचता हूं कि ये पागलपन की स्थिति कैसे पहुंच गई इनकी? ये इस तरह की बातें क्यों करने लगे हैं? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और उसमें अमिताभ बच्चन से लेकर के उनके सुपुत्र अभिषेक, तमाम साधु संत समाज, इसके अलावा तमाम प्रतिष्ठित हस्तियां, बॉलीवुड से लेकर के खेल जगत की, मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी-ऐसी हस्तियां भी वहां पर पहुंची हुई थी, जो एक दौर में इनके खानदान के भी नजदीक मानी जाती थी। कहीं ये जो आपा खोने की स्थितियां, परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि जो खिलाड़ी, जाने-माने खिलाड़ी, जो मशहूर हस्तियां कभी इनके इनके साथ खड़ी दिखाई देती थी या इनके प्रिय थे, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में पूरे मनोयोग से
शामिल होती हुई दिखाई देती हैं। एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सचिन तेंदुलकर का है। वो हाल में श्रीनगर में थे, कश्मीर की यात्रा पर थे। कुछ ऐसे स्थानों पर भी गए, पूजा अर्चना की, जो दुर्गम जगहों पर हैं। और ज़ाहिर है सचिन तेंदुलकर गए हैं, उनका परिवार भी गया ही होगा। और मीडिया की निगाहों से, सोशल मीडिया से भी आजकल कुछ चीज़ें छिपी रहती नहीं हैं। तो एक जगह सड़क पर कुछ बच्चों के साथ, कुछ युवाओं के साथ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। और बाद में ये जो वीडियो जिसने भी निकाला होगा, वहाँ से लेकर के सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल अ, मीडिया मंच पर भी, ट्विटर पर भी साझा किया और उस पर बहुत ही खूबसूरत एक कैप्शन लगाया कि जन्नत में क्रिकेट, जन्नत में खेल, कुछ इस अंदाज में उन्होंने लिखा है। यानी सचिन तेंदुलकर आज एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर मोदी सरकार के भी बनकर के उभर रहे हैं। और जो बदलाव इस समय जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो के ज़रिए और सचिन तेंदुलकर के वहाँ सड़क पर क्रिकेट खेलने से, इसका मैसेज केवल देश के भीतर नहीं, देश के बाहर भी जा रहा है। और मत भूलिए कि सचिन तेंदुलकर अयोध्या भी गए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। याद करिए, जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, तो तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनको केवल भारत रत्न नहीं दिया गया था, उनको राज्यसभा में भी भेजा गया था। और ज़ाहिर है, सचिन तेंदुलकर एक ऐसी प्रतिभा थी, जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय कंट्रोवर्सी हुई कि इनसे पहले तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं। पर ये समझ में आता है कि सचिन तेंदुलकर को उस समय 2-2 तोहफ़े क्यों दिए थे इन लोगों ने, क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर का जो चरम था, उत्कर्ष था और जो उनकी उपलब्धियाँ थी, उसमें कहीं न कहीं ये अपनी संभावनाएँ टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि जितनी बदनामी हो चुकी है घपले, घोटालों से, दूसरी तमाम चीज़ों से, शायद सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न और राज्यसभा सीट देने से कुछ पाप कम हो जाएँगे, कुछ लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। 2014 में जो इनका हाल हुआ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो तेंदुलकर का वो एक वीडियो देखते हैं। कौन है तुम्हारा बॉलर? मेन बॉलर। हम खेले चलो। आप खेलते हो? ये लोग जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहे जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था और तमाम दूसरे एस्पेक्ट्स में, जिस तरह की बदनामी करने की कोशिश करते रहे, वो तो सारी झूठी साबित हो गई। और पब्लिक का जनजीवन भी बेहतर हुआ है। अभी नीति आयोग का आंकड़ा आया है कि पिछले 10 साल में ही करीब 24-25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की, ये सब इनको बहुत कष्ट देती है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो किस-किस तरह की बातें इन लोगों ने की थी। लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल के रख दी। सारे गुंडे बदमाश या तो भाग गए या जेलों में हैं। और जितना बड़ा पूंजी निवेश इस समय उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जो चतुर्दिक इस समय हम उत्तर प्रदेश का विकास देख रहे हैं, वो चौंकाने वाला है अपने आप में। जिन्हें बीमारू राज्य माना जाता था, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो सूरत सीरत बदली है, वो तो हमारे और आपके सामने है। तो इन लोगों को पीड़ा होती है। तो अब इनके मुँह से गालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, कई बार तो लगता है कि इनका सोच का स्तर है क्या? वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे
शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। अभी 3 दिन पहले आपने भी वो वीडियो देखा होगा, एक रिपोर्टर से लगभग धमकाने वाले अंदाज में, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? तुम्हारे मालिक का नाम 3-4 बार। और फिर कह रहे हैं कि ये जो मीडिया हाउसेज हैं, इनमें अपर कास्ट का बोलबाला है और ये लोग जो हैं, इनमें कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं। मतलब आप किस तरह का ज़हर बो रहे हैं और मीडिया के साथ आप किस तरह का सलूक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये भी साफ समझ में आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप में कोई इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है और लोग आपको देखना भी नहीं चाहते, तो जो आम मीडिया है इस देश का, वो तो उसको दिखाएगा ना जहाँ से उनकी टीआरपी आएगी या जिसको लोग देखना चाहते हैं उनको उसको ज़्यादा दिखाएगा। और ये कहीं न कहीं इनके भीतर अग्नि प्रज्वलित करती है ये चीज़ें कि भई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है। दिखाया तो इनको भी जाता था। लेकिन मीडिया को अगर आप गाली भी देंगे और अडानी-अंबानी का बताएँगे और सेलेक्टिव तौर पर और झूठ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपकी चापलूसी करते हैं मीडिया में भी, उनमें कितने दलित, आदिवासी और कितने ओबीसी और कितने अल्पसंख्यक हैं। उनमें से अधिकांश उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को आप गाली दे रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपका मालिक कौन है? मैं अभी सोशल मीडिया पर अपने मित्र हैं मनीष ठाकुर और उनके कार्यक्रम में सतीश चंद्र मिश्रा, ज़रा सुनिए सतीश जी के जो सवाल हैं, उनके जवाब हैं क्या इनके पास में? सुनते हैं। तो ये जवाब कल हिंदुस्तान को जरूर देना। मैं ये आपको शेयर करता हूँ और शेयर करके आपको इसका एक अंश सुनवाता हूँ। जी। कि तुम्हारी क्यों इतनी मेहरबान थी शोभना भरतिया पे और राधिका राय प्रणव राय पे। वो दलित थे, वो ओबीसी थे, तुम क्यों तलुए चाट रहे थे उनके। रवीश कुमार जिसके तलुए चाटते हो, जिसके साथ घूमते हो, वो ओबीसी है कि दलित है? वो विनोद दुआ दलित था? जवाब दो। तो जिस राजदीप सरदेसाई को पद्म श्री तुमने दिया था, वो क्या दलित था? जिसकी 50 करोड़ की दौलत तो सामने आ रही है जो कांग्रेस के समय में कमाई गई है, तब कहते तुम। वो विनोद शर्मा को हिंदुस्तान टाइम्स का प्रोग्राम रख दिया गया ऊपर, इसीलिए रखा गया जो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर बोलता है और तुम्हारे गांधी परिवार के तलुए चाटता है, वो क्या दलित है? वो अजीत रंजन जो यूट्यूब पर गाली बका करता है प्रधानमंत्री मोदी को लगातार, एक ओबीसी गरीब चाय वाले जिसका खाने का ठिकाना नहीं था, उसका बेटा अगर आज प्रधानमंत्री बन गया, तो वो अजीत रंजन जो तुम्हारी चमचागिरी में उस ओबीसी के बेटे को गाली बका करता है अजीत रंजन, वो क्या ओबीसी है? वो क्या दलित है? वो पुण्य प्रसून वाजपेयी के दलित है? वो क्या ओबीसी है? वो अभिषेक शर्मा का ओबीसी है क्या दलित है? वो अरफा खाना शेरवानी का ओबीसी है क्या दलित है? बताओ ना, ये सब तुम्हारे तलुए चाटने वाले चमचे। तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना है तो तुम ओबीसी दलित का पहाड़ा पढ़ाओगे? तुमने तो कोई ओबीसी दलित पैदा नहीं किया। मनीष जी इसका दोगला मैंने जायजा किया। ये कितना दोगला है, कितना दोहरा है, कितने दो मुंह सांप है ये आदमी। ये चीजें सतीश चंद्र मिश्रा ने इनको ठीक ठाक तरीके से धोया भी है, इनसे सवाल पूछे भी हैं कि जितने आपकी चमचागिरी करने वाले ये लुटियन मीडिया के जितने चेहरे उन्होंने गिनाए हैं, ये क्या दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से थे या जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं उससे थे? तो इनके जो पैरामीटर हैं, इनके जो दोहरे मानदंड हैं, वो अब धीरे-धीरे और इनकी फ्रस्ट्रेशन भी, इनकी कुंठा भी, इनकी जो हताशा है, इनकी जो निराशा है, जो इनको दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी को ये रोक नहीं पाएँगे। चाहे जितनी साजिशें
पंजाब वालों से रचवा लो, जो पिछले 10-11 दिन से वहाँ पर खड़े होकर के और तमाम तरह की गालियाँ सुना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और किस-किस तरह के ये लोग। तो मैं आपको बता रहा था, कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पिछले कुछ दिनों से ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन पर अटैक कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय को नचाते हुए दिखाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, इनके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? वजह ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐश्वर्या राय को ये क्यों घसीट रहे हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय ना राजनीति में है, ना ऐश्वर्या राय बच्चन अयोध्या के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दिखाई दी, लेकिन इनके निशाने पर ये क्यों है परिवार? और जया बच्चन, जो इनके इंडी अलायंस की एक प्रमुख सदस्य हैं, यानी समाजवादी पार्टी की राज्यसभा मेंबर हैं, वो इंडी अलायंस के ही एक घटक दल के नेता यानी राहुल गांधी के द्वारा अपने पति और अपनी बहू के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के बावजूद चुप क्यों हैं, ये अपने आप में रहस्य का विषय है। मैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ चित्र दिखाता हूँ और फिर कार्यक्रम को बाइंड अप करेंगे। ये साधु संत महात्मा और ये वहाँ के बहुत ही भावुक लम्हे, जिसकी वजह से ये परिवार, ये खानदान यानी गांधी नेहरू खानदान बेहद विचलित है। ये वहाँ के दृश्य हैं। ये अमिताभ बच्चन से हालचाल पूछते हुए नरेंद्र मोदी, और मेरे विचार से इनके फ्रस्ट्रेशन की एक बड़ी वजह ये भी है, वहाँ कहीं आपको ऐश्वर्या राय दिखाई दे रही हैं, अनिल अंबानी दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक हैं, अमिताभ बच्चन हैं, पीछे फिर दूसरे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये सचिन तेंदुलकर, जिन पर शायद ये अपनी मिल्कियत समझते होंगे, अनिल कुंबले, साइना नेहवाल और इधर रविंद्र जडेजा अपनी धर्मपत्नी के साथ। ये वहाँ के चित्र हैं और इन लोगों को कहीं न कहीं ये लगता ज़रूर है कि साहब पूरा देश और देश का हर वर्ग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है, और शायद इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बढ़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।